हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2019 जुलाई पेपर 1 के ईवीएस स्टडीज़ के 30 क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पार्ट 3 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। क्या है जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? जब पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ नहीं मिलती है? क्या वो डीजल होती है, मोम होता है, वैक्स, ग्रीस होता है या कोल होता है? तो पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमें डीजल मिलता है, वैक्स मिलता है, ग्रीस मिलता है, पर कोल नहीं मिलता है। कोल तो वुड से मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डेज। निम्नलिखित में से त्योहार के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, तो हमें पूर्णिमा वाले फुल मून डे वाले त्योहारों को चुनना है। तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में दिवाली। दिवाली अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट है होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक बर्थडे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे त्यौहार क्या होते हैं? पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगेन इस ऑप्शन में दिवाली आ गया जो कि अमावस्या को मनाया जाता है, तो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट हैज़ अ कोस्ट ऑन अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह में समुद्र तट अरब सागर पर है? ठीक है, कौन से ग्रुप का जो कोस्ट है वो अरेबियन सी है? कर्नाटक, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या उड़ीसा, या फिर केरल, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, तो हम जो कौन सा समूह है जो जिनका कोस्ट क्या है? अरेबियन सी है, तो वो क्या है? कर्नाटक, केरल और गुजरात। ठीक है, ये क्या होते हैं? इंडिया में वेस्ट साइड पे पड़ते हैं। मतलब जब हम मैप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है वो क्या है? अरेबियन सी का है। इस साइड वाला क्या है? बे ऑफ बंगाल का है। और नीचे क्या है? इंडियन ओशियन का है। तो ये जो स्टेट्स हैं वो क्या है? यहाँ पे मतलब वेस्ट साइड के बॉर्डर पे पड़ते हैं अरेबियन सी से। कोस्ट, इनका कोस्ट क्या है? अरेबियन सी पड़ता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश में के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? क्या ये वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के वेस्ट में, पश्चिम में, ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के नॉर्थ में, या साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में? तो हम जो झारखंड है वो कहाँ पड़ता है मैप में? तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के नॉर्थ में। ठीक है, हम नॉर्थ की नहीं बात करें, उड़ीसा के रिस्पेक्ट में क्या है? नॉर्थ में पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। यू आर लोकेटेड एट 10 एंड योर स्कूल इज लोकेटेड, सॉरी, you are located at X and your school is located at Y. There is no straight path from your house to school, so you first go to A, which is 30 meter due to north of
X, then go to B, which is 40 meter due west of A, then go to C, which is 30 meter due north of B, and finally you reach your school at Y, which is 40 meter due west of C. With respect to your school, the correct direction of your house is. आप X पर स्थित हैं और आपका विद्यालय क्या है, Y पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक के जाने की कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में है और 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप B पर जाते हैं जो A से ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है, अतः आप Y पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो ठीक C के पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि विद्यालय से आपके घर का डायरेक्शन कौन सा पड़ेगा। तो आपको इसके लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक मैप बना लीजिए, एक डायरेक्शन चार्ट बना लीजिए, फिर आप बता सकते हैं। ऐसे आप देख करके नहीं बता पाएंगे कि ये नॉर्थ वेस्ट होने वाला है, उत्तर पश्चिम होने वाला है, ड्यू साउथ होने वाला है, ठीक पश्चिम होने वाला है, ड्यू ईस्ट होने वाला है, ठीक पूर्व होने वाला है, साउथ ईस्ट होने वाला है, दक्षिण पूर्व होने वाला है। तो अब हम डायग्राम देखते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे क्या है, एक्स है। ठीक है, तो आपको जैसा लिखा है वैसे चलते जाना है। आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पे है, तो आपके घर से आपके विद्यालय तक की ठीक, अतः आपके पहले ए पर जाते हैं जो एक्स को के ठीक उत्तर में 30 किलोमीटर, यहाँ पे एक्स है, इसके ठीक उत्तर में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, हम ए पे पहुँच गए। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है, तो पश्चिम इधर साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा जो कि 40 मीटर है। ठीक है, उसके बाद फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में है, बी के ठीक उत्तर में ऐसे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 30, यहाँ पे क्या हो गया सी। अतः अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में है, तो पश्चिम फिर इधर क्या हो जाएगा 40, यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई। अब यहाँ पे क्या है, आपका स्कूल है। ठीक है, आपको डायरेक्शन, अगर आप डायरेक्शन बनाएं तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, पहले आपको क्या बना लेना चाहिए, एक रफ कि यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे ईस्ट। इससे आप डायरेक्शन मैप बना लिया आपने। उसके बाद आपका स्कूल यहाँ है और आपका घर यहाँ पे है। ठीक है, तो स्कूल के सापेक्ष में आपका घर कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर थोड़ा भी डाउट है तो आप फिर से रिवर्स में जाकर जरूर देख सकते हैं, 1-2 बार देखेंगे तो आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। ए बॉय बोर्डेड अ ट्रेन ऑन 30th June 2019 at Madgaon from Nagarkoil. The train departed at 9:45 hour from Madgaon to reach Nagarkoil at 7:15 hour on the next day. If the distance covered by the train during this time interval is 1140 km, the average speed of the train was। कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेल से सवार हुआ। यह रेल 9:45 बजे मडगांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में
रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको सिर्फ इसमें क्या करना है कि टाइम कैलकुलेट कर लें और उसके बाद डिस्टेंस को उससे डिवाइड कर दे तो आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। पहले अभी हमें टाइम नहीं पता है, बस हमें पता है कि 9:45 से चली और अगले दिन 7:15 पे पहुंची। तो देखिए 9:45 AM PM नहीं दिया है क्या, इसलिए हम सुबह का मानेंगे। ठीक है, तो 9:45 पर से अगर चली है तो सुबह के 9:45 से रात के 9:45 तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। फिर रात के 9:45 से सुबह के 7:15, दोनों ही टाइम क्या है, 12 बजे से कम है तो हम मॉर्निंग का मान रहे हैं, तो 7:15 तक ये कितने हो जाएंगे, 9 घंटे 30 मिनट। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 घंटे 30 मिनट, मतलब 21.5 घंटे होंगे। 21.5 घंटे ये कितने हो जाएंगे, सॉरी ये 1 है, 21 घंटे, ये मिक्स फ्रैक्शन से इससे चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 43.5। अब हमें ये क्या मिल गया, टाइम मिल गया। अब हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, 1140 अपॉन में 43, ये नीचे वाला 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 53। तो जो एवरेज स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 53 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको क्लियर होगा। हमने कुछ भी नहीं किया, इस टाइम से इस टाइम तक के बीच का क्या निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया कि कितने घंटे हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे AM PM नहीं दिया था तो हमने मॉर्निंग के 9:45 से नेक्स्ट डे मॉर्निंग का 7:15 तक का टाइम निकाला, जो कि कितना हो गया, 21 घंटे और 30 मिनट्स हो गए। ठीक है, अब इससे हमने इसको डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, ये 30 मतलब आधा घंटा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1/2। इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने चेंज कर दिया और फिर इस टाइम से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 53 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। In one of the forest of our country, the village council panchayat allots the land to the forest people Adivasis for farming in special unit called tin. What is tin? हमारे देश में एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। अब हमें बताना है कि ये टिन क्या है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ए लैंड विद डायमेंशन 100 मीटर इंटू 100 मीटर, वह भूमि जिसका विमाय 100 मीटर बाय 100 मीटर है। या ए लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रोस अ टिन ऑफ सीड्स, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। या फिर ए लैंड फ्रॉम विच अ फार्मर प्रोड्यूसेस 1 टिन ऑफ सीड्स, वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पादन करता है। या ए यूनिट ऑफ लैंड स्पेशली डिजाइन फॉर अ फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट, यह भूमि का एक मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगल के किसानों के लिए की गई है। तो यहाँ पे जो ज़मीन हम दे रहे हैं उसके लिए हमने टिन यूनिट का यूज़ किया है, तो वहाँ पे ये टिन क्या हो जाएगी, ए लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रो 1 टिन ऑफ सीड्स, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, वो उसे हम क्या बोलेंगे, टिन बोलेंगे। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द माउंटेन्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स आर फाउंड, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिसे रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं।
क्या वो काबुल है, या अबू धाबी है, या बर्लिन है, या थिम्फू है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अबू धाबी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है। सैंड ड्यून्स कहाँ पाए जाते हैं? तो अबू धाबी में पाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। We all observe old wells which have dripped up. Our elder says that about 25-30 years ago there was sufficient water in the well, but now these have completely dried up. Select the following the possible correct reason for drying up of waters in the well. ठीक है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते थे कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। ठीक है, हमारे कुएं आज क्यों सूख गए हैं उनके लिए कुछ कारण दिए गए हैं, हमें उन कारणों को सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है ए, द लैक ponds in which rain water used to collect are no longer there. जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। या the soils around the tree well and nearby area is now covered with coal tar cement. पेड़, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। या फिर नो वन यूसेस वेल एस देयर आर टैप्स इन एवरी हाउस। कुओं का उपयोग नहीं करता कोई भी क्योंकि घर में टोटियाँ लगी हैं। या लास्ट ऑप्शन है ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स ड्राइवन पंप्स हैव कम अप टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। तो कुएं के सूखने का इन चारों में से कौन कौन से कारण हैं? तो अब जो बारिश का पानी है वो झीलों में इकट्ठा नहीं होता इसलिए कुएं सूख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो पेड़ों के आसपास की और कुओं के आसपास का जो क्षेत्र है उसको हमने क्या कर दिया? सीमेंट से कवर कर दिया है, इसलिए भी पानी अंदर नहीं जा पा रहा। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है कि हमने इलेक्ट्रिक मोटर्स की सहायता से अंडरग्राउंड वाटर को खींचने का नया तरीका निकाल लिया है, इसलिए भी हम जो कुएं हैं सूख रहे हैं। ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो रहा है? धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो तीनों कारण सही हो गए। और कोई कुओं का इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि घर में पानी आ रहा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि कुएं में पानी ही नहीं है तो उसका इस्तेमाल कोई कैसे करेगा? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए, बी और डी सही हो गया। हम देखते हैं ऑप्शन में ए, बी और डी किस में आ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें। क्वेश्चन नंबर 70th। इन EVS concepts an issue have not been compartmentalized into science and social science. Why? पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? ऑप्शन फर्स्ट, सिलेबस ऑफ EVS हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड एज सच बाय CBSE। CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। सेकेंड है द चाइल्ड लुक्स एट हिज और इन्वायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी। यह शिक्षक अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। या इट इज़ फॉर डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड। यह पाठ्यक्रम के भारे को कम करने के लिए है। तो इसमें
ईवीएस के जो इश्यूज और कॉन्सेप्ट है उनको साइंस की तरह क्यों नहीं रखा गया है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा कि जिस एज के बच्चों को ईवीएस पढ़ाया जाता है वो ईवीएस और साइंस के टॉपिक को क्या करते हैं, हॉलिस्टिक मैनर, इकट्ठे समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो, करेक्ट हो जाएगा। द चाइल्ड लुक्स एट हिज हर इन्वायरमेंट इन हॉलिस्टिक मैनर। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है, हम जानते हैं 3rd से 5th तक की ईवीएस पढ़ाई जाती है। इस बच्चे उस समय डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते साइंस और सोशल साइंस को अलग अलग, तो उसे एक सब्जेक्ट की तरह ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। और जब बच्चे इस लायक हो जाते हैं कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके, फिर उनके लिए 2 अलग अलग सब्जेक्ट बना दिए जाते हैं, साइंस एंड सोशल साइंस। 6th क्लास से आपकी दोनों अलग अलग हो जाती हैं। तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ईवीएस सब्जेक्ट फॉर क्लास 1st एंड 2nd। निम्नलिखित में से कक्षा पहली और दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। ट्रू वाला, सच वाला हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है द इशू एंड कंसर्न रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांसफर्ड थ्रू लैंग्वेज। पर्यावरण अध्ययन के संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। या सेकंड ऑप्शन है इशू एंड कंसर्न रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांसलेटेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। थर्ड ऑप्शन है लैंग्वेज इज ईवीएस इज अ न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस एट क्लास 1st to 2nd। कक्षा 1 और दूसरी में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। या फोर्थ ऑप्शन है ईवीएस एज अ सब्जेक्ट इज नॉट एज ईजी टू अंडरस्टैंड एट क्लास 1st एंड 2nd। कक्षा पहली और दूसरी में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1st और 2nd क्लास के बच्चों को ईवीएस कैसे पढ़ाई जाती है, तो वो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाई जाती है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर कोई बोले कि 3rd to 5th तक के क्लास के बच्चों को ईवीएस कैसे पढ़ाई जाती है, तो उसको साइंस और सोशल स्टडीज़ के थ्रू पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो 1st और 2nd के लिए लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू, और अगर 3rd to 5th बोलेंगे तो साइंस और सोशल साइंस का थ्रू पढ़ाई जाती है, मतलब उनका कॉम्बिनेशन के थ्रू पढ़ाई जाती है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स इन द सिलेबस, वाई। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। ठीक है, ईवीएस में आपने बहुत सारे थीम्स देखे होंगे, फूड, फैमिली, वर्क एंड प्ले, तो ये सब थीम्स के थ्रू क्यों पढ़ाते हैं इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट, फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर्स इन ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। या टू इन्हेंस द इन्वायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर, बच्चों को परिवेशीय बोध में वृद्धि कराने के लिए। या थर्ड ऑप्शन है फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड कोरिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर लोकल इन्वायरमेंट, बच्चे को स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जोड़े हुए तथा अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। या फोर्थ है थीम बेस्ड ईवीएस ट्रांसलेशन इज ईजी एज कम्पेयर टू द टॉपिक, उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा कि हम ईवीएस में थीम बेस पे पढ़ाते हैं इंस्टेड ऑफ टॉपिक। इसका क्या कारण है कि बच्चों को स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए अतः अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। ठीक है, ताकि वो अपने आसपास के टॉपिक भी हमने उनके जो डेली लाइफ से रिलेटेड है उनसे बांट रखे हैं, तो वो उन्हें ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फॉर डेवलपिंग कनेक्ट एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स लोकल इन्वायरमेंट, बच्चे के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चैप्टर कम करने के लिए ईवीएस को टॉपिक के बजाय थीम बेस पर आ रही, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, और हम बच्चों को
परिवेश बोध करने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं इसलिए हम इतना लॉजिकल ना हो करके हम क्या सोच रहे हैं कि बच्चों को उस जो इन्वायरमेंट है उससे इंटर रिलेट कर पाएँ। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ वन ऑफ द 6 बोर्ड थीम ऑफ ईवीएस इन अ प्रेजेंट सिलेबस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं? फूड भोजन, सेकेंड है शेल्टर आवास, थर्ड है थिंग्स वी मेक एंड डू हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, और फोर्थ है वर्क एंड प्ले काम और खेल। तो कौन सा जो ईवीएस की थीम्स है उसका पार्ट नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? वर्क एंड प्ले काम और खेल। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, ये सब थीम्स है, मेन थीम नहीं है। तो ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ईवीएस? निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? इसमें भी हमें गलत वाला बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है नेचर ऑफ ईवीएस इज इंटीग्रेटेड, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। सेकेंड है ईवीएस इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट है ईवीएस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्नर टू एक्सप्लोर देयर इन्वायरमेंट, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने के अवसर प्रदान देता है। ये भी बात सही है। ईवीएस एम्फेसिस डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो इसका तो हमें सीधे सीधे आंसर मिल रहा है कि हम कभी भी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन पे बल नहीं देते हैं, परिभाषाओं पे बल नहीं देते हैं। तो जो गलत वाला हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। उसके अलावा बाकी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेचर ऑफ ईवीएस इज इंटीग्रेटेड प्रकृति एकीकृत है। सोशल साइंस ईवीएस को हम क्या करते हैं? एक ही इंटीग्रेटेड लेकर के पढ़ते हैं। फिर जो ईवीएस है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है, ये भी बात सही है। बहुत सारे पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश गई है, और जो टॉपिक भी रखे गए हैं वो बच्चे को ईजी समझने आने वाले रखे गए हैं, और ये बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं एक्सप्लोर करने के लिए अपने इन्वायरमेंट को। तो ये भी बात सही है। तो जो गलत ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस? निम्नलिखित में से एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद है रिलेटिंग चाइल्ड्स नॉलेज विद द टीचर्स नॉलेज, बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ें, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है सी लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा के 4 दीवारी से बाहर सीखना। तो ये भी बात क्या है? सही है। रियल वर्ल्ड से जोड़ना, ये बात सही है। नेक्स्ट है रिलेटिंग चाइल्ड्स लोकल नॉलेज टू द स्कूल्स नॉलेज, बच्चों को स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी बात क्या है? सही है। तो हमारा ए, सी और डी करेक्ट हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन कौन से में मिल जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन ए, सी और डी, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू इंगेज लर्नर्स इन ईवीएस इज, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है नरेटिव, किस्से कहानियाँ, रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्यपुस्तक का पठन, या फिर एक्सप्लेनेशन बाय टीचर, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, या क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन, कक्षा निर्देशन। तो ईवीएस के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है? नरेटिव, किस्से कहानियाँ। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। चिल्ड्रेन शुड बी इनकरेज टू टैप सोर्स अदर देन टेक्स्ट बुक्स एंड टीचर इन ईवीएस वाई, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों?
क्या ये बच्चे ऑप्शन देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स आर नॉट द ओनली सोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। सही बात है कि टेक्स्ट बुक और टीचर के अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जिनका बच्चों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ऑप्शन फिलहाल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इट विल प्रमोट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज़। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। तो ये भी बात सही है, जब बच्चे टेक्स्ट बुक से बाहर निकलेंगे तो अपने आसपास से भी सीखेंगे। नेक्स्ट है, इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू टीचर टू नो द चाइल्ड्स बैकग्राउंड। यह शिक्षकों को बच्चे की पृष्ठभूमि को जानने में अवसर देगा। तो ये भी बात सही है, बच्चों को अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इट विल डेवलप साइकोमोटर स्किल्स एंड कैंथेस्टिक सेंस ऑफ द चिल्ड्रेन। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक विकास का कौशल करेगा। तो ये बात तो मतलब उतनी ठीक नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। तो ये ऑप्शन कहाँ मिल जाएगा हमें, सेकंड ऑप्शन ए, बी एंड सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ये बात क्या, सॉरी, ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। एक टीचर ऑलवेज begin by the conducting activity followed by questions and discussion. The objective of conducting activity, questions and discussion is to। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के लिए के बाद प्रश्न और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्न और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य डैश है। क्या उद्देश्य है, ए, एसेस द चिल्ड्रन प्रोसेस स्किल, बच्चों के प्रक्रिया कौशलों का आकलन, या प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर, बच्चों को खोजने का अवसर देना, या प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, या डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द चिल्ड्रन बेसिस ऑन देयर पेस ऑफ लर्निंग, बच्चों को उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों की स्किल पे ध्यान देना। ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे एक्सप्लोर करने के लिए, ये भी बात सही हो जाएगी। और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे एक्सप्रेस करने के लिए, ये भी बात सही हो जाएगी। पर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात कोई नहीं होगी, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। तो ए, बी और सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं ऑप्शंस ए, बी, सी, ये कहाँ मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 4 में। तो हमारा 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। ए टीचर कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑन हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। टीचर मेक्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स एंड प्रोवाइड देम मटेरियल रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट। व्हाई डज टीचर फॉर्म्स ग्रुप ऑफ लर्नर। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनके प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। और शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, क्यों ये ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं बच्चों को। इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। या इट इम्प्रूव्स सोशल इंटरेक्शन, ये बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। या थर्ड ऑप्शन है ग्रुप लर्निंग इज इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग ईवीएस विदाउट बर्डन, समूह अधिगम बिना बोझ के अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। या फोर्थ ऑप्शन है ग्रुप लर्निंग इज एन इसेंशियल स्ट्रैटेजी टू मेक डिसिप्लिन इन अ क्लास, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये पीयर लर्निंग को प्रमोट करेगा। ठीक है, बच्चे आपस में सीखेंगे और इनका सोशल इंटरेक्शन भी होगा। तो ए और बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए एंड बी ओनली, केवल एक और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80।
विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। फर्स्ट है कंसर्न ऑफ जस्टिस एंड इक्विलिटी, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, कॉपरेशन सहभागिता, रिमेम्बरिंग याद करना, या फोर्थ क्वेश्चनिंग प्रश्न पूछना। तो ईवीएस क्या गलत होगा, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। तो ईवीएस क्या कोई भी सब्जेक्ट के लिए हम रिमेम्बरिंग याद करना क्या करते हैं, गलत होता है। इक्विलिटी की बात करना, कॉपरेशन की बात करना और क्वेश्चन करना, यही तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो रिमेम्बरिंग हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इन ईवीएस टीचर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रेन टू एसेस देमसेल्फ। सेल्फ असेसमेंट इज डैश। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है क्या, ये सीसी है। असेसमेंट एस लर्निंग है, सीखने के समान आकलन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, सीखने का आकलन। या असेसमेंट फॉर लर्निंग है, सीखने के लिए आकलन। तो जब हम सेल्फ असेसमेंट की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, असेसमेंट एस लर्निंग, सीखने के समान आकलन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, समेटिव असेसमेंट। और असेसमेंट फॉर क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। याद कैसे रखेंगे, इसमें फॉर आ रहा है इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और ऑफ वाला क्या होता है, समेटिव असेसमेंट। ठीक है। और एस वाला सेल्फ होता है। तो इससे आप याद रखेंगे सेल्फ असेसमेंट क्या है, असेसमेंट एस लर्निंग। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82। विच टेक्निक इज़ यूज्ड इन द रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। रिटन क्वेश्चन, लिखित प्रश्न, ऑब्जर्वेशन अवलोकन, चेकलिस्ट जांच सूची, या असाइनमेंट अधिविन्यास। तो रेटिंग स्केल में हम किस टेक्निक का यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन का। तो सेकंड ऑप्शन अवलोकन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड। बच्चों के जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना, तो ये तो है। ठीक है। टू डेवलप एन अवेयरनेस अमंग अबाउट इन्वायरमेंटल इशू, परिवेशीय मुद्दों का जागरूकता का विकास करना। ठीक है। सोशल इशू पे अवेयरनेस चलाना, ये भी क्या है। फिर थर्ड ऑप्शन है टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट। ठीक है। ईवीएस में या कोई से भी सब्जेक्ट में हम हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट जरूर करवाते हैं। तो बच्चे को स्वयं और अपने हाथों से कार्य करने और खोज की क्रियाकलापों से जोड़ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टू इनकरेज चिल्ड्रेन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। हम डेफिनेशन की बात कभी भी नहीं करते। तो नॉट वाला पूछा था, मतलब कौन सा गलत है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चे को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। Picture reading is an important activity in EVS. Which of the following indicators of learners can be assessed through picture reading? पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से संकेत का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, अवलोकन और अभिलेखन, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, एनालिसिस विश्लेषण, या एक्सपेरिमेंटेशन प्रयोग करना। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए पिक्चर को देख करके ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। फिर एक्सप्रेशन की अभिव्यक्ति भी होगी पिक्चर के माध्यम से, ये भी बात ठीक है। और एनालिसिस करेंगे पिक्चर को देख करके, तो ये भी बात सही है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करेंगे पिक्चर को देख करके, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ए, बी और सी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85।
In a hilly area, it was observed that the people have built their houses using stones, mud, lime, and wood. These houses have 2 floors. On the ground floor, they provide space for the animals to live and also store necessary things. On the first floor, they stay. The roof of houses are flat and made up of thick trunk. This hilly area is a part of, ठीक है, एक घर के बारे में बताया गया कि ये घर किस प्रकार का है और हमें बताना है कि ये घर कहाँ, किस क्षेत्र की बात हो रही है। तो किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने से यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिल हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घर की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? क्या वह अरुणाचल प्रदेश का भाग है, मेघालय, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो जिस प्रकार के घर ये बताए गए हैं वो कहाँ पे होते हैं? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, 2 फ्लोर के घर होते हैं जिसमें नीचे के फ्लोर पे नेसेसरी आइटम्स और एनिमल रखे जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे वो खुद रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रैक्टिसेस फॉलोइंग अंडर झूम फार्मिंग। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, झूम फार्मिंग को ध्यान में रख करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आफ्टर ऑब्टेनिंग 1 सेट ऑफ क्रॉप्स द लैंड इज लेफ्ट एज इट फॉर सम ईयर्स। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। या फिर द बैम्बूस और वीड विच ग्रो ऑन द लैंड आर पॉल्यूटेड आउट एंड बर्न्ड। इस जगह जो बांस और खरपतवार उगाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। या द ऐश ऑब्टेन ऑन बर्निंग द वीड्स एक्सेट्रा इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। खरपतवार आदि के जलने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। और लास्ट ऑप्शन है व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज़ डिप्ड प्लफ्ड बिफोर ड्रॉपिंग द सीड्स। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं कि 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। तो जो कि झूम फार्मिंग से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कि झूम फार्मिंग में हम क्या करते हैं, एक खेती फसल काटने के बाद उस लैंड को कुछ सालों तक क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा जलाने वाली बात, फर्टिलाइजर जैसे यूज़ करने वाली बात, ये सब क्या है? गलत है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ओनली ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। बॉइल्ड तापियोका विथ एन एनी कड़ी मेड यूजिंग कोकोनट इट इज प्रीफर्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ। नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? क्या वो केरल का प्रिय भोजन है, वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, बिहार का या तमिलनाडु का? तो बॉइल्ड टैपियोका विथ कोकोनट कड़ी ये कहाँ का फेमस है? केरल का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। इट इज़ बिलीव्ड दैट द एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली इन। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। ठीक है, अगर कोई जानवर रात में जाग रहा है तो क्या उसे वॉयलेट और ब्लू रंग ही दिखाई देते हैं, बैगनी और नीला, या ग्रीन एंड येलो, हरा और पीला, या ऑरेंज और रेड, नारंगी और लाल, या ब्लैक एंड वाइट, काला और सफ़ेद? तो अगर कोई जानवर रात में जागता है तो उसे चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं?
ब्लैक एंड वाइट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, काला और सफ़ेद, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, अर्थवर्म्स आर कंसिडर्ड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, सेलेक्ट द फॉलोइंग द करेक्ट रीजन फॉर द सेम। केंचुए को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनिए। क्या कारण है जिसके कारण केंचुओं को फार्मर्स का फ्रेंड माना जाता है? ए ऑप्शन, अर्थवर्म ईट्स द डेड लीफ एंड प्लांट एंड द ड्रॉपिंग फर्टिलाइजर द एंड देयर ड्रॉपिंग फर्टिलाइज द सॉइल। केंचुए मृत पत्तियां और पौधे को खा जाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अर्थवर्म ईट्स द वीड्स एंड सेव द मेन क्रॉप। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। या नेक्स्ट है, अर्थवर्म सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग अंडरनीथ। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली होती है। या द टनल मेड बाय द अर्थवर्म प्रोवाइड इजी पैसेज टू एयर एंड वाटर इनटू द सॉइल। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, जो केंचुए हैं वो डेड लीव्स और खा लेते हैं जिससे इन फसल को क्या होता है, फर्टिलाइज़र मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। फिर केंचुए क्या करते हैं, वीड्स को खाते हैं और मेन क्रॉप को सेव करते हैं, ये बात अभी गलत है। और केंचुए क्या करते हैं, ज़मीन में छेद करते हैं जिससे क्या हो जाती है, एयर के लिए स्पेस हो जाती है। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। और जो ये टनल बनाते हैं उनसे एयर और वाटर इजीली सॉइल में चले जाते हैं, तो ये भी बात क्या है, सही है। तो ए, सी और डी क्या है, सही करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड, सी, डी एंड ए इज द करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस का 90, क्वेश्चन नंबर 98, ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग bronze to make many things since thousands of years. Bronze is still used in our houses. Select from the following the most correct statement about bronze. आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। इट इज़ एन एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर। यह एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। या फिर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड ब्रास। यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। या थर्ड है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम। यह तांबे, जस्ता और एल्यूमिनियम का मिश्रण है। यह इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन। यह तांबे और टीन का मिश्रण है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉपर क्या है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन। ये एक एलॉय है जो कि कॉपर और टीन से बनाया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ईवीएस का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।